नमस्कार मित्रों, वेलकम बैक। राजीव नाथ आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त अगेन बैक विद अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड वीडियो। पहले भी मैंने एक वीडियो इस पर रिलीज किया है कि कैसे कृष्णमूर्ति पद्धति और वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वैदिक ज्योतिष दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और बगैर एक दूसरे के, खास करके नेटल एस्ट्रोलॉजी में, दोनों अधूरे हैं। लेट अस पुट इट दैट वे। जब तक आपको वैदिक का पूरा अच्छे तरीके से ज्ञान नहीं है, आप कृष्णमूर्ति पद्धति नहीं कर सकते हैं। और अगर कोशिश करेंगे तो कई बार आप देखेंगे आप स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, फाइनल कोई प्रिडिक्शन देने के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि कई बार इस तरह के बड़े कॉम्प्लिकेटेड केसेस आ जाते हैं। केपी में भी सारा कुछ ठीक है, आपको पता है टाइम ऑफ बर्थ केपी में कितना इंपॉर्टेंट होता है। आप कंफर्म्ड है कि टाइम ऑफ बर्थ भी ठीक है, आपने खुद ही ठीक किया है, या जिसका हॉरोस्कोप है वो बता रहा है कि नहीं टाइम ऑफ बर्थ बिल्कुल ठीक है, फिर भी आपके सामने मसला आया, किसी ने सवाल किया और उसमें आप 100% श्योर नहीं हो पा रहे हैं, प्रिडिक्शन नहीं दे पा रहे हैं, या दे भी पा रहे हैं तो दिमाग में, एट द बैक ऑफ योर माइंड आपको लग रहा है कि भाई 100% हम कंफर्म नहीं हैं। अगर कहीं से इसको और कंफर्म कर लिया जाता तो फिर कंफर्म हो जाते। तो अब यहीं पर फिर जो है कई बार वैदिक का ज्ञान जो है आपकी मदद करने के लिए आ सकता है, या वैसे वर्षा कई बार आप वैदिक से अगर कोई चार्ट देखते हैं और उसमें अगर आपको कभी कोई कंफ्यूजन होता है, 100% अब श्योर नहीं है, तो आप केपी की मदद ले सकते हैं। केपी की मदद तो आपको पता है, खास करके वैदिक में आप किसी निष्कर्ष पे पहुंच भी जाते हैं, कोई प्रेडिक्शन भी देते हैं, तो उसमें अगर टाइमिंग ऑफ इवेंट करना है तो केपी की मदद लेनी ही पड़ेगी। लेकिन खैर, आज आपके सामने मैं एक केस रख रहा हूँ। ठीक है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस था और उसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कैसे उसमें प्रेडिक्शन दिया। तो एक मैरिज का केस है, मैरिज डिनायल है या डिलेड मैरिज है, मैरिज होगी नहीं होगी, ये बड़ा मतलब थोड़ा सा उन ऊपर नीचे दाएं बाएं वाला केस है। तो लेटर्स देखते हैं। हमने तो जो अब डिसीजन देना था, प्रेडिक्शन देना था, हमने दे दिया और अभी तक वो प्रेडिक्शन सही भी है। लेकिन चलिए उसको, और बड़े ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा। और इसके पहले कि मैं शुरू करूं टॉपिक का डिस्कशन, रिक्वेस्ट ऑब्वियसली है कि शेयर, ये सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आज बड़ा मेरे लिए जो है वो डिसअपॉइंटिंग दिन था। आज मेरे दिन भर में एक भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा है, और मैं अब तो विदाउट फेल ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे कोई ना कोई ज्ञानवर्धक वीडियो, अपने तरफ से ज्ञानवर्धक, मैं डालते ही डालता हूँ। चलिए शुरू करते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक एक मैं ग्राफिक हॉरोस्कोप आपके सामने मैं खोल रहा हूँ। ठीक है, एक ये देखिए, एक महिला का हॉरोस्कोप, महिला क्या कहेंगे, लड़की का हॉरोस्कोप है जिसकी शादी नहीं हुई है। नाम हटा दिया हमने, ऑब्वियसली टाइम वाइम सब है, आप अपने सिस्टम में डाल करके इसको बना सकते हैं। नाम हटा दिया ऑब्वियसली सीक्रेसी मेंटेन करने के लिए। तो इसका टॉपिक है डिले डिनायल ऑफ मैरिज। साउथ इंडियन चार्ट भी दिया हुआ है, नॉर्थ इंडियन चार्ट भी दिया, नॉर्थ इंडियन चार्ट भी दिया हुआ है। टेबल ऑफ सिग्निफिकेटर्स हैं, और शनि की महादशा भी चल रही है, वो है। अब इसमें ये पहले हम कृष्णमूर्ति पद्धति से इसको देखते हैं। ठीक है, ये मैंने पहले इसको कृष्णमूर्ति पद्धति से देखा जब ये मेरे पास आया था प्रिडिक्शन के लिए। तो उसको मैंने केपी को यूज करके मैंने देखा क्या है। जब आया था तो ये, आप ये समझ जाओ कि ये टाइम एक तरह से डिलेड मैरिज में, पेरेंट्स वरीड हो गए थे शादी नहीं हो रही है, जुपिटर की महादशा इनकी निकल चुकी थी। शी इज अ वेरी वेल प्लेस्ड गर्ल, ठीक है, वेरी वेल प्लेस्ड गर्ल, वेल टू डू गर्ल है।
और अब तो इनकी उम्र हो गई, देखिए 82 की बर्थ है, तो अब 18 और 25 ठीक है, तो अभी तक इनकी शादी नहीं हुई है। अब इसको हम लोग स्टडी करते हैं, तो केपी में हम लोग क्या देखते हैं। सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड को हम देखते हैं कि जुपिटर की महादशा इनकी निकल गई। जुपिटर की महादशा में ये जब हमारे पास आया, तो आप ये समझ जाइए कि ये उनकी उम्र ऑलमोस्ट 29-30 हो चुकी थी, और जुपिटर की महादशा निकल चुकी थी, जिसमें कि मैरिजेबल एज जो लड़कियों की शुरू होती है या होती थी, पहले तो 18-20 हुआ करती थी, उसके बाद 25-26 हुई, अब तो 30-35 हो गई है। 30-35 में भी डिलेड मैरिज लोग नहीं कहते हैं। तो एनीवे जुपिटर की महादशा नहीं, चलो मैंने मान लिया कि जुपिटर की महादशा में 27-28 साल इनकी उम्र रही होगी, 29 साल। तो भाई आजकल लड़कियां चाहती हैं कि वेल सेटल्ड हो जाए, उसके बाद ही हम शादी के लिए सोचेंगे। ठीक है, तो उसको डिस्काउंट कर दीजिए। तो ये जब आया तो इनकी सैटर्न की महादशा चल रही थी। अब मैरिज में कृष्णमूर्ति पद्धति में क्या देखते हैं हम, सबसे पहले सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड को देखते हैं। तो ये यहाँ देखिए लेफ्ट साइड में, ये कस्पल पोजीशन से सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड क्या है, शुक्र है। सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड शुक्र है, और सिक्स्थ कस्पल सबलॉर्ड भी वो है। तो एक मैरिज गिविंग हाउस का है और एक मैरिज डिनाइंग हाउस का है। ठीक है, तो अब सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड शुक्र क्या क्या दिखा रहा है, फर्स्ट हाउस दिखा रहा है। फर्स्ट हाउस मैरिज के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, डिनाइंग हाउस है। सिक्स्थ हाउस दिखा रहा है, डिनाइंग हाउस है। सेवेंथ हाउस भी दिखा रहा है, बी लेवल पे दिखा रहा है। ठीक है, तो दो, और टेंथ भी दिखा रहा है, तो 1, 6, 10 ये आउटराइट डिनायल हाउसेस होते हैं शादी के, है ना, क्योंकि 2, 7, 11 हाउसेस होते हैं शादी के। और अगर सिग्निफिकेटर जो है, अगर सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड 1, 6, 10 दिखा रहा है, तो शादी डिनाई हो जाती है। कृष्णमूर्ति पद्धति में यही कहा जाता है। लेकिन यहाँ वीनस हम देख रहे हैं, और वीनस 12th भी दे रहा है, वो 12th भी शादी के लिए अच्छा नहीं है। तो वीनस 7th भी दे रहा है। कृष्णमूर्ति पद्धति में अगर 7 सबलॉर्ड 2, 7, 11 को सिग्निफाई कर रहा है, तो शादी हो जानी चाहिए। लेकिन देखिए थोड़ा सा हमें अब, एक तो टाइम चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, और दूसरा क्या मैं मानता हूं कि एक्चुअली हमें 2, 7, 11 तीनों के कस्पल सबलॉर्ड के सिग्निफिकेशंस को देखना चाहिए, तीनों को वे इन करना चाहिए, और एक बैलेंस स्ट्राइक करके हम बोल सकते हैं कि शादी नहीं हुई है, डिलेड मैरिज ऑलरेडी 29-33 जब ये। ठीक है, तो 2, 7, 11 का देखें क्या है, सेकंड का है सैटर्न, और 11 का है सैटर्न। 2, 7, 11 शादी देते हैं। वीनस को हमने स्टडी कर लिया, वीनस ने हल्की सी उम्मीद दी है शादी की, हो जानी चाहिए, लेकिन डिनायल मोड में बहुत ज्यादा है वीनस, सारे डिनाइंग हाउसेस को भी सिग्निफाई कर रहा है। अब सैटर्न सेकंड और 11th का सबलॉर्ड क्या दिखा रहा है, फर्स्ट दिखा रहा है, आउटराइट डिनाइंग हाउस। सिक्स्थ दिखा रहा है, आउटराइट डिनाइंग हाउस। और 10th दिखा रहा है, आउटराइट डिनाइंग हाउस। 11th भी बी लेवल पे दिखा रहा है। लेकिन अगर तराजू पे आप रखेंगे वेटेज, वेटेज अगर रखेंगे, तो डिनायल डिनायल या डिले, अभी अभी डिनायल पे हम नहीं आ रहे हैं। ठीक है, डिनायल फिर भी डिनायल शब्द मैं यूज कर रहा हूं। शादी नहीं होने की संभावना जरूरी है। और सैटर्न अदरवाइज भी देखिए, सैटर्न ये महादशा सैटर्न की चल रही है। कितना भी सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड मैरिज को यस करेगा, अगर महादशा वेहमेंटली डिनाई करती है, जैसे वेहमेंटली डिनाई मतलब फर्स्ट, सिक्स्थ और 10th को जो महादशा लॉर्ड दिखा रहा है, तो इसमें ये समझ जाइए कि ये डिनायल ही एक तरह से है। तो 2030 तक लगता नहीं है कि इनकी
शादी हो पाएगी, एंड शी इज ऑलरेडी 43। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ, सेवेंथ सबलॉर्ड वीनस, सेकंड एंड 11th सबलॉर्ड सैटर्न, ऑल सिग्निफाई 1 6 10। The marriage negating houses very strongly. Dasha of Saturn started in 2011 when the girl would have been 29. Saturn as the Mahadasha Lord is denying marriage. The girl remains unmarried till date. चलिए ठीक है, इसमें थोड़ा सा उम्मीद की किरण पेरेंट्स को नजर आई, जबकि मैंने कहा भाई वीनस सेवेंथ को सिग्निफाई कर रहा है, वीकली कर रहा है। दूसरा एक चीज और ध्यान देने की बात क्या है, इसके पहले जुपिटर की महादशा निकल गई, तो मैंने कहा हो सकता है चलो बच्चे सेटल करते हैं, आजकल जल्दी शादी करने के मूड में नहीं रहते हैं। जुपिटर जुपिटर क्या दिखा रहा था, सेकंड दिखा रहा था। जुपिटर जो है एर्थ दिखा रहा था, तो सेकंड तो है वीकली दिखा रहा है, एर्थ दिखा रहा है, और क्या दिखा रहा है, 11th को दिखा रहा है। लेकिन अगर आप ये देखेंगे, साउथ इंडियन चार्ट को देखेंगे, तो जुपिटर बैठा है 11th हाउस में 14 डिग्री 56 मिनट पर, और 12th हाउस शुरू हो रहा है 14 डिग्री 56 मिनट से ही। तो जुपिटर 12th का भी सिग्निफिकेशन देना शुरू कर देगा, अगर एकदम बॉर्डर लाइन पे अगले हाउस से चिपक के वैसा बैठा है कोई भी प्लैनेट। चलिए, और अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बता रहा हूँ, नई बात, ये मेरा नया रिसर्च है, इसको नोट कीजिएगा किसी किताब में, कोई यूट्यूबर आपको ये नहीं बताएगा। ये है देश काल पात्र, आपने सुना होगा। सभी चीजें जो हैं, जो सरकमस्टांसेस है, जो एनवायरनमेंट है, जो चेंजेस हुए हैं हमारे देश में, उसके हिसाब से अब हमारी सोसाइटी चलती है। कृष्णमूर्ति जी ने जब अपने रूल्स बनाए थे, तो उस समय क्या रूल्स थे भाई, 1960s की जब रूल्स बने थे, पेरेंट्स सेवेंथ सबलॉर्ड अगर दिखा रहा है शादी, और पेरेंट्स ने अगर शादी ठीक कर दी, तो 99.9% फिर बच्चे उसमें हाँ ना कहने का कोई सवाल ही नहीं था, बच्चों का कोई दखल नहीं होता था। अभी क्या है, देश काल पात्र में क्यों बोल रहा हूं कि बच्चे अपने इंडिपेंडेंट दिमाग से सोचते हैं, और एक ट्रेंड हो गया है कि बच्चे जो है शादी के लिए बहुत ज्यादा इंक्लाइंड आजकल नहीं रहते हैं, या डिले तो बहुत ही करते हैं शादी में। तो हमें सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड तो देखना ही देखना है, साथ में हमें यह देखना है कि बच्चे की इच्छा है कि नहीं शादी करने की। तो इच्छा के लिए हम क्या देखेंगे, 11th कस्पल सबलॉर्ड क्या सिग्निफाई कर रहा है, क्या वो शादी गिविंग हाउसेस को सिग्निफाई कर रहा है, या आपको ना आज तक किसी वीडियो में किसी किताब में आपको नहीं सुना होगा। अब आइए यहाँ 11th कस्पल सबलॉर्ड को हम देखते हैं। 11th कस्पल सबलॉर्ड इच्छा पूर्ति, तो इच्छा है क्या, शनि है। तो क्या शनि कहीं सेवेंथ हाउस से कनेक्शन दिखा रहा है शनि, या किसी मैरिज गिविंग हाउस से कनेक्शन दिखा रहा है शनि। देखिए, शनि इनके इच्छा का घर है, अगर शादी की इच्छा होती तो कहीं ना कहीं 7वें से कनेक्शन बनाता, दूसरे से बनाता, 11th से बनाता। 11th से बना रहे लेकिन वीकली, लेकिन डिनाई कहाँ कर रहा है, फर्स्ट को भी दिखा रहा है, सिक्स को भी दिखा रहा है, और 10th को भी दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में यह है कि शादी हमें नहीं करना है, फिलहाल नहीं करना है, 43 की तो हो चुकी हैं। और मैं इस परिवार को जानता हूँ, लड़की का कहना है भाई अभी तो, अभी मुझसे बात मत करो, पेरेंट्स तो प्रेशर डालते ही डालते हैं। तो लड़की का कहना है कि नहीं अभी शादी की बात मत करो, जबकि शी इज ऑलरेडी 43 44, बहुत वेल प्लेस्ड है लाइफ में ये लड़की जो है। लेकिन चलिए, ये हमने कृष्णमूर्ति पद्धति से देख लिया। अब कृष्णमूर्ति पद्धति में क्या है, मैं खुद भी बोल चुका हूं, कई वीडियोस में डाल चुका हूं, ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को, कई वीडियोस में डाल चुका हूं कि हम कस्पल सबलॉट पे डिपेंड करके प्रेडिक्शन करते हैं। कस्पल सबलॉट पे हो सकता है कि टाइम ऑफ बर्थ सही नहीं हो 100%, 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो, 2-4 मिनट, तो ये सारे सबलॉट बदल सकते हैं।
और सारे सबलॉट जब बदल सकते हैं तो फिर ये हमारे सारे कस्पल सबलॉट बेस्ड प्रिडिक्शन सब गलत हो सकते हैं। तो हमने तो कस्पल सबलॉट, चूंकि मैं जानता, मैं हाइपोथेटिकल एक बात बता रहा हूं, मैं इस हॉरोस्कोप में जानता हूं कि ये टाइम ऑफ बर्थ करेक्ट है। ठीक है, देखिए है भी 9:55, टाइम ऑफ बर्थ करेक्ट है, इसको करेक्ट किया गया है। तभी मैं कस्पल सबलॉट पे डिपेंड होकर हमने ये प्रिडिक्शन किया कि शादी थोड़ी मुश्किल है। लेकिन हो सकता है, मैं जैसा मैंने कहा ना, कस्पल सबलॉट फिर भी गलत हो, बीटीआर मान लीजिए सही नहीं हुआ किसी वजह, तो हम कैसे कंफर्म करेंगे? अब मुझे मान लीजिए वैदिक का कोई ज्ञान नहीं है। अब यहाँ पर वैदिक का ज्ञान, अब आपके, अगर आप एस्ट्रोलॉजर है, आपके दिमाग में एक पशोपेश रहेगा, यू विल बी इन अ डायलेमा, you will be in a dilemma, you will be thinking whether I have given the correct analysis and made a correct prediction. You're in a dilemma. At the back of your mind, you'll be self-doubting. तो इस हॉरोस्कोप को फिर, जैसा मैं बार बार कहता हूं, और इसलिए आप लोगों से विनती करता हूं, प्लीड करता हूं कि वैदिक जरूर सीखिए। अब चलिए इस हॉरोस्कोप को हम कंफर्म करते हैं वैदिक से, कि वैदिक के रूल्स के मुताबिक, वैदिक शादी में, पराशरी या वैदिक के हिसाब से ये शादी प्रॉमिस्ड है कि नहीं है तो कैसी है, क्या है, कब होगी। अब आइए देखते हैं ये एनालिसिस थ्रू वैदिक। वही चार्ट यहाँ पर है, नवांश है, शादी के नवांश भी देखा जाता है। और इसमें अब देखिए मैंने इसको वैदिक से एनालाइज किया है। अब कैसे वैदिक और केपी का देखिए सामंजस्य कैसे बैठता है या बिठाना चाहिए, वहां तो हमने देख लिया, उसको एनालाइज कर लिया। अब इसमें आते हैं, क्या लिखा है मैंने, द पीडी। द पीडी मतलब प्राइम डिटर्मिनेंट बोलते हैं उसको, आप सिग्निफिकेटर ही समझ लीजिए। फॉर मैरिज इज जुपिटर। इस हॉरोस्कोप में मैरिज का प्राइम सिग्निफिकेटर जुपिटर है वैदिक के हिसाब से। दूस 7वें भाव का स्वामी शुक्र नहीं है मेन सिग्निफिकेटर फॉर मैरिज। क्यों? क्योंकि उसकी मूल त्रिकोण राशि नहीं बैठी है। तो मूल त्रिकोण राशि नहीं बैठी है तो सेकंड हाउस का जो लॉर्ड स्वामी है, अगर उसकी मूल त्रिकोण राशि है तो उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट कर जाती है शादी करवाने की। तो फिर जुपिटर की क्या पोजीशन है, हमें जुपिटर को देखना होगा। Prime determinant या significator for marriage is Jupiter, which has become weak by going to the 12th house. 12वें भाव में चले गए हैं, and further weakened as its dispositor. Venus is in the 4th in extreme infancy. जुपिटर का डिस्पोजिटर कौन है? जुपिटर किसकी राशि में बैठा है? शुक्र की राशि में बैठा है। शुक्र कहाँ है? अनदर हाउस ऑफ डोमेस्टिक पीस एंड मैरिज शुक्र बैठे हैं 4th हाउस में, और शुक्र 0 डिग्री का है, बिल्कुल ही कमजोर। तो मेन सिग्निफिकेटर फॉर मैरिज जुपिटर तो 12वें भाव में बैठ करके कमजोर हो गए, और उनका डिस्पोजिटर उनको और भी कमजोर कर दिया, बिल्कुल पावरलेस कर दिया मैरिज देने के लिए। ये वैदिक आपको, अब पूरा तो मैं समझा नहीं सकता हूं, लेकिन जो हम लोग को एनालिसिस करने का मैरिज के लिए जो टेनेट्स हैं उसकी बात में, उससे आपको प्रूव कर रहा हूं, देखिए। ठीक है, तो शुक्र कमजोर हो गया, रिस्पॉन्सिबल फॉर वीनस कमजोर हो गया। 0 डिग्री का प्लैनेट जो है एकदम कमजोर, वीनस इज इन 4th, इज इन एक्सट्रीम इन्फेंसी। इन्फेंसी मतलब बाल अवस्था। जुपिटर इन अ फीमेल हॉरोस्कोप इज कारका फॉर हस्बैंड, एंड वीनस इन एनी हॉरोस्कोप इज ओवरऑल कारका फॉर मैरिज। The other determinant for marriage, Lord of Fourth। एक और डिटर्मिनेंट 4th हाउस का जो लॉर्ड होता है, अगर मूल त्रिकोण राशि होती है तो वो है सैटर्न, इज इन सम ओल्ड एज। सैटर्न 26 डिग्री का है, ओल्ड एज में है, एंड हैज अ वीक डिस्पोजिटर बाय वे ऑफ ए डेबिलिटेटेड मर्करी।
सैटर्न कमजोर हो गया 26 डिग्री। और सैटर्न का डेबिलिटेटर कौन, ये डिस्पोजिटर कौन है, क्योंकि सैटर्न कन्या में बैठा है। तो कन्या का स्वामी बुध कहाँ बैठे हैं, बुध बैठे हैं पंचम भाव में। लेकिन बुध क्या है, बुध नीच के हैं। तो सैटर्न भी कमजोर हो गया। तो तीनों ग्रह जो शादी के लिए इस हॉरोस्कोप में मेन सिग्निफिकेटर्स है, यानी कि जुपिटर, जुपिटर और सैटर्न, वीनस, तो ओवरऑल सिग्निफिक सब सब के सब कमजोर हो गए। ठीक है। तो यहाँ ऑलमोस्ट ये एक तरह से मैरिज डिनायल की कहानी बनती है। अब हम आते हैं नवांश में। शादी के लिए नवांश देखा जाता है। ये नवांश है। नवांश में अगर कोई मूल त्रिकोण राशि बैठी होती है तो शादी के लिए वो एक सिग्निफिकेटर बन, अगर कोई मूल त्रिकोण राशि हो तो उसका स्वामी शादी के लिए एक सिग्निफिकेटर या कारक बन जाता है। तो यहाँ नवांश, नवांश कुंडली में लग्न का स्वामी कौन है, लग्न का स्वामी है बुध। बुध कहाँ चला गया है, बुध 12वें भाव में चला गया है। और बुध बैठ किसके साथ गया है, शनि के साथ बैठ गया है। और शनि छठे भाव का स्वामी है। तो ये मैलेफिक हो गया, शनि मैलेफिक हो गया। और लग्न के स्वामी बुध के साथ बैठ गया, तो बुध को इसने कमजोर कर दिया। शादी का कारक बुध भी बन जाता है। हिंदी नवांश जुपिटर, यहाँ पर जो मेन कारक जुपिटर है वो चला गया छठे भाव में, मैरिज नेगेटिंग हाउस में। The prime determinant has gone to sixth, a marriage negating house, thus becoming very weak, and the other determinant, Saturn, has gone to the 12th house. अदर डिटर्मिनेंट सैटर्न, यहाँ का डिटर्मिनेंट सैटर्न जो है मेन कुंडली का, वो 12वें भाव में चला गया है। As Lord of Navamsha, Mercury becomes additional determinant, but is already debilitated in the mean chart, already weak and has gone to the 12th in the house in the Navamsha. In Navamsha, Mercury is also conjunct with Saturn, जो बात हो गई अभी, which is a functional malefic in the Navansha as it is sitting in the 12th house. तो हम लोगों ने जो ऊपर देखा कृष्णमूर्ति पद्धति के हिसाब से शादी की डिनायल, ऑलमोस्ट डिनायल, ऑलमोस्ट चूंकि है इसीलिए हमको उससे अपने वैदिक के ज्ञान से उसको हमको कंफर्म करना है। इसी प्रकार से आप कोई भी कृष्णमूर्ति पद्धति में अगर नेटल चार्ट में प्रेडिक्शन करते हैं तो कृपया उसको वैदिक से जरूर उसको आप सही कर लिया करें। देखिए ऐसा नहीं है कि वैदिक में टाइम ऑफ बर्थ की इंपॉर्टेंस नहीं है। टाइम ऑफ बर्थ की इंपॉर्टेंस है, नहीं तो नवांश में भी फर्क पड़ जाएगा। लेकिन इस हॉरोस्कोप को बीटीआर करके सही किया गया है, तभी राशि चार्ट और नवांश पर 100% रिलाई करके ये प्रिडिक्शन किया जा रहा है। तो ये क्या है प्रिडिक्शन, अब आप फाइनली जो है प्रिडिक्शन दे सकते हैं इनको कि आपकी शादी भाई ऑलमोस्ट डिनाइड है, ऑलमोस्ट डिनाइड है, आपकी शादी नहीं होगी। और उनकी इच्छा भी नहीं है शादी करने की, वो तो मैं आप जानता हूं। और इच्छा पूर्ति वाला घर जो है, इच्छा पूर्ति वाला सब लॉर्ड जो है, वो खुद भी डिनाई कर रहा है शादी को, सैटर्न। ठीक है। अच्छा, और एक चीज क्या ध्यान रखने की बात है, वीक और स्ट्रांग प्लैनेट्स शादी के कारक इसमें कौन कौन से हैं, जुपिटर, ठीक है, जुपिटर और वीनस। ठीक है, वीनस कितने डिग्री का हो गया, वीनस हो गया 0 डिग्री का। तो शादी का कारक कृष्णमूर्ति पद्धति में भी अगर शादी का कारक वीक हो गया तो वो पूरा फल नहीं देगा, ये ध्यान रखिएगा। और जुपिटर भी वैदिक के रूल्स के हिसाब से कमजोर हो गया
इन वजहों से जो अभी हमने डिस्कस किया, तो वो प्लैनेट तो प्लैनेट है क्या, वो या तो वो के कैसे केपी में काम कर रहा है, वैदिक में काम कर रहा है, रिजल्ट तो देना ही है ना। ऐसा नहीं है कि वो केपी में जाएगा तो उसका रिजल्ट देने का तरीका बदल जाएगा। तो मतलब हमारा कहने का एक हमने वीक एंड स्ट्रांग प्लैनेट्स पे अभी ये डाला है, और फ्रॉम मैलेफिक बेनिफिक पे डाला है, और सब देखिए आप वैदिक के पॉस्टुलेट्स और रूल्स, और दोनों को क्लब करके प्रिडिक्शंस कीजिए। सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हमारी नई कोर्स, नया बैच वैदिक का भी और केपी का भी केपी का भी 25 तारीख से शुरू हो रहा है। और कल तो मेरा वो फ्री ओपन सेशन है ही है। तो आप लोग फायदा उठाइए, केपी जरूर सीख लीजिए। ये केपी, सॉरी, वैदिक जरूर सीख लीजिए। केपी तो सीखिए ही सीखिए, क्योंकि केपी का अपना जो है स्ट्रॉन्ग, सबसे स्ट्रॉन्ग जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग पॉइंट केपी का जो है वो होरोरी एस्ट्रोलॉजी है, और नेटल एस्ट्रोलॉजी है, अगर टाइम ऑफ बर्थ करेक्ट है जैसे इसमें है। टाइम ऑफ बर्थ करेक्ट नहीं है तो मैं बार बार बोलता हूँ, डोंट, कस्पल सबलॉर्ड को आप कंसिडर मत कीजिए अगर आप टाइम ऑफ बर्थ के बारे में श्योर नहीं है। आप जो है प्लानिटरी सिग्निफिकेटर, स्टेलर लेवल सिग्निफिकेटर से दशा अंतरदशा से प्रिडिक्शन कीजिए। प्लानिटरी सब कस्पल सबलॉट्स पर डिपेंड मत कीजिए। तो आई होप यू हैव फाउंड दिस वेरी यूजफुल। ये बहुत ही यूजफुल होगा, ठीक है आपके लिए। नहीं समझ में आया दोबारा सुनिएगा, क्लियर हो जाएगा। मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और do subscribe, do share, do join my course, and have a good night. Okay, bye bye. Thank you.